अब हम साउथ एशिया में जो है बांग्लादेश को स्टडी करने वाले हैं। देखिए बिखरा हुआ चैप्टर है, एक तरफ बांग्लादेश की स्थिति बताई गई और आगे चल के बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्ते बताए गए, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये ही है बांग्लादेश, यानी कि आपके एक पेज का हाफ पार्ट ही बांग्लादेश है। A4 साइज शीट पे अगर आप देखें, हमने देखा था कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री दोनों का जो है एक मिला जुला सा सिस्टम रहा। बांग्लादेश की फॉर्मेशन की स्टोरी मैंने आपको बता दी थी, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भारत का विभाजन होता है 14 अगस्त 1947 को। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान बना जो आज का पाकिस्तान है, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बना जो आज का बांग्लादेश है। अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो कि बंगाली थे और कुछ असम का पार्ट लिया गया था। अब आप एक बताइए, एक बात समझिए, कोई आदमी बंगाल में रहता है, बंगाल का मूल निवासी है, उसकी मातृभाषा बंगाली होगी, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसकी भाषा तो बंगाली होगी। बंगाल का मुसलमान अरबी तो बोलेगा नहीं, बंगाल का मुसलमान उर्दू थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान हरियाणवी थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान मलयालम थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान बंगाली बोलेगा, बंगाल का हिंदू भी बंगाली बोलेगा, बंगाल का आप वहां पर जो भी जिस भी धर्म के लोग रहेंगे वो भाषा वो होगी। भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों की एक अलग ही सोच है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, उनके पहले गवर्नर जनरल और पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पहली और आखिरी बार 1948 में बांग्लादेश जाते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में वो एक बात कहते हैं कि उर्दू ही राष्ट्रभाषा होगी, नेशनल लैंग्वेज होगी उर्दू, आप सब उर्दू सीखेंगे। बंगालियों को ये बात गलत लगी। बंगाली मुसलमान सोच रहे थे कि तुमने मुसलमानों के लिए देश बनाया, अब तुम ये सब करोगे। अब बंगाली मुसलमानों पर इन लोगों ने शुरू किया जुल्म। इन्होंने कहा कि बंगाली नहीं, सिर्फ उर्दू होगी, बंगाली बोलने वालों को कोई वैल्यू नहीं। अब धीरे धीरे बंगाल के लोगों में अपनी भाषा के प्रति तो सेंटिमेंट है कि तुम हमारी भाषा, हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज से हमें दूर करना चाहते हो। शेख मुजीबुर रहमान ने इस बैटल को जो है लीड किया। जैसे पाकिस्तान में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसी तरह से उन्होंने एक पार्टी बनाई आवामी लीग, आवाम से बना, आवाम जनता से बना है आवामी लीग। शेख मुजिब 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ, उसी साल उन्होंने एक 6 पॉइंट्स प्रपोजल दिया। ये 6 पॉइंट प्रपोजल बात करता था फेयर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, फेयर शेयर इन पॉलिटिकल सिस्टम, एक तरीके से फेडरलिज्म की बात करता था कि बंगालियों के पास भी कोई पावर हो, बंगालियों के साथ भी अच्छा व्यवहार हो। लेकिन आपको पता है कि 1958 में ही पाकिस्तान में तख्तापलट हो गया था। इस्कंदर मिर्जा जो राष्ट्रपति थे उनको हटा करके जनरल अयूब खान ने जो है पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो वहां तो कोई बात ही नहीं थी अब तो कि इनकी बात मानी जाए। धीरे धीरे उन्होंने अत्याचार करना और बढ़ा दिया। अब जब लोगों का रेप हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बंगालियों के साथ गलत व्यवहार हुआ, तो अब मरता आदमी मरने के लिए थोड़ी रुकेगा, वहां वो भारत में शरण लेने के लिए आ गए। अब भारत की इकोनॉमी उस समय पर कैसी स्थिति में थी, ये सेकंड बुक में हमें पता चलेगा। मानसून फेल हो चुका था, हालात बहुत खराब थे, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी थी, पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ चुकी थी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा उठी थी। ऐसी स्थिति में 90 लाख बांग्लादेशी भारत में आए। भारत एक ही बात कहता था कि पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान की हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि इन लोगों का ध्यान रखे। भारत क्यों 90 लाख बांग्लादेशियों को अपने पास रखे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वालों को अपने पास रखे? हम क्यों 90 लाख लोगों का बर्डन अपने पे ले? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बातचीत की बहुत देशों से, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है कि वेस्ट ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतना उस टाइम पे जो है एक्साइट किया वॉर के लिए कि 3 दिसंबर को उन्होंने अटैक कर दिया। उनको लगता है कि वो भारत से जीत जाएंगे, वो आ गए लड़ने के लिए। अब आर्मी चीफ उस समय पर जनरल सैम मानेकशॉ थे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार थी। 13 दिन लगे
16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का फॉर्मेशन डे, लिबरेशन डे जो ये सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा जो है सरेंडर इतिहास का, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी, जो बंगाली औरतों के बलात्कार के लिए, बंगाली औरतों के बलात्कार, उनके बच्चों को मारने के लिए पाकिस्तानी सोल्जर्स को बोलते थे, उनको सरेंडर करना पड़ा। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड, और इंडिया की साइन से जो सरेंडर वाला उनका एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है तुम गलती मानते हो, हाँ जी माफ़ कर दो, चलो माफ़ किया, वो लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया की साइड से थे जगजीत सिंह अरोड़ा। ये सरेंडर होता है। अब बांग्लादेश बन गया है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश ने कैसे अपना सिस्टम अपनाया। अब क्योंकि अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बहुत टॉप क्लास लीडर थे। 1970 में देखिएगा ये कांड कितना, एक ऐसी कोजेस तो बहुत हैं, बंगालियों के साथ अत्याचार हो रहा था, बंगालियों के साथ अत्याचार हो रहा था। भाई बंगालियों के साथ तो 1948 से अत्याचार हो रहा था, 1971 में क्यों? 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस होने की बात थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हुई, संविधान बनाने की बात हुई, उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आने थे। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पूरे ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें जीत गई, और इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरी पावर किसके पास थी? मेजॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली अवामी लीग ने। क्योंकि पाकिस्तानी पार्टीज बट गई, अवामी लीग इकलौती पार्टी थी। अवामी लीग के अब पाकिस्तानी जनरल्स को लगा कि यार ये आदमी अगर यहां आ गया, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये आदमी तो फेडरलिज्म की बात करेगा, ये सबसे पहले आते ही जो है बंगाली को भी एक लैंग्वेज बनाएगा। उन लोगों ने क्या किया कि हम नहीं मानते इन इलेक्शन के रिजल्ट को, उन्होंने शेख मुजीब को उठा लिया और इनके ऊपर अत्याचार किए, जनता पे अत्याचार किए, और फिर जो कांड था वो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं 16 दिसंबर को ये आजाद हुए। आजाद होते ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलेंगे हम, आम समाजवाद को अपनाएंगे, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला सिस्टम इन्होंने अपनाया। सोशलिस्ट जहां पर आम जनता जो है, मतलब राज्य जो है, एक वर्ड होता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, यानी कि आम जनता के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, आम जनता, गरीबों के, माइनॉरिटी के, बैकवर्ड के, ट्राइबल्स के, ऐसे लोगों के लिए काम करेगी। इन्होंने भी कहा कि हम सोशलिस्ट होंगे, वेल्थ का कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेंगे। सोशलिज्म में होता है कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना। सेकुलर कि किसी धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक आपको मैंने बता ही दिया था, डेमोक्रेटिक क्या होता है। रिपब्लिक पूरा पार्ट 1 में एक एक वर्ड समझाया है। शेख मुजीबुर रहमान पहले प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। एक तरीके से सारी पावर शेख मुजीब के हाथ में थी। 1975 में क्या हुआ? 1975 में शेख मुजीब ने अपना दिमाग बदल दिया। इन्होंने कहा पार्लियामेंट से, पहले प्रधानमंत्री बने, पहले सिस्टम था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 11th में भी पढ़ी, पार्ट 1 में भी पढ़ी, अब थोड़ा सा बता रहा हूं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जनता पार्लियामेंटेरियंस को चुनती है। उन पार्लियामेंटेरियंस में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, एक तरीके से मेजॉरिटी मिलती है, यानी कि संसद की जितनी सीटें हैं, मान लीजिए 100 लोगों को चुनना है, तो जिस पार्टी के पास 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उसकी सरकार होगी। वो 51 लोग मिलकर के अपने में से किसी एक को चुनेंगे कि ये हमारा नेता, वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब जिस दिन उस पार्टी के पास संख्या बल घट गया, 51 से 50 हो गया, सरकार हिल जाएगी, क्योंकि आप वो बना नहीं सकते। 49 हो गया, और दूसरा जो अपोजिशन था वो यूनाइट हो गया। डिफेक्शन हो गया ना, यहां से डिफेक्शन हुआ। मान लीजिए 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने छोड़ दिया, तो क्या हुआ? संख्या 51 से घट के कितनी होगी? 48, और उस तरफ कितनी होगी? 52। तो पूरा अपोजिशन यूनाइट हो गया। अब सरकार किसकी बन गई? पार्टी ए नहीं, अब
अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन की सरकार बन गई, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह भी लाए गए हैं, वो तो है ही, हम देखेंगे। तो ये है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट, गवर्नमेंट वो पार्लियामेंट के प्रति, खासकर भारत के केस में देखें तो लोकसभा के प्रति आंसरेबल है। जब तक लोकसभा में बहुमत, तब तक आपकी सरकार, बहुमत गया सरकार गई। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग ही तरह का सिस्टम है। इसमें राष्ट्रपति इज नॉट आंसरेबल, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू हाउस, किसी हाउस पे आंसरेबल नहीं है। अमेरिका में आज तक किसी राष्ट्रपति को इंपीच नहीं किया गया, किसी हाउस में इतनी पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट को रोक दे, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दे। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाती है, ये है एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बात होती है कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आने का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास सारी पावर है, अब वो व्यक्ति कंट्रोल करता है और वो आंसरेबल नहीं है किसी के प्रति। शेख मुजीब ने ये काम किया। नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्लस वन पार्टी, सिंगल पार्टी, एक तरीके से कम्युनिस्ट होते चले गए, डिक्टेटर होते चले गए खुद को। देखिए, जब जब किसी देश में किसी व्यक्ति ने अपने आप को ऐसे प्रेसिडेंट बनाया, ऐसे प्रधानमंत्री बनाया, उसका पतन हुआ। 1975 में ही उनका असैसिनेशन कर दिया गया। जनरल जियाउर रहमान ने पावर संभाली। जनरल जियाउर रहमान ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इलेक्शन भी लड़े इन्होंने 1989 के, लेकिन ये पार्टी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, बहुत प्रोटेस्ट हुए। लास्ट में इनको हटना पड़ा, और हटना तो क्या पड़ा कि ये जो थे, एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ नहीं हुई, इनका भी असैसिनेशन हुआ। और इनके बाद जो पावर संभाली वो संभाली लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद। लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद ने पावर संभाली। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, वो जो ढाका यूनिवर्सिटी की एक फोटो है ना आपकी बुक में, वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद के टाइम में हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल का देखिए, आर्मी में रैंकिंग्स होती हैं, आप आर्मी में जाएंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, कैप्टन बनेंगे, आप ऐसे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जो टॉप की 3 रैंक्स होती हैं, सबसे ऊपर जनरल, फिर उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल और उसके नीचे मेजर जनरल। तो ये आपको पता होना चाहिए। एचएम इरशाद इलेक्शन होते हैं 1991 में, स्टेप्ड डाउन इन 1990, 1990 में कुर्सी छोड़ते हैं। 1991 में इलेक्शन होते हैं, बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती हैं, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। 1996 में एक महिला प्रधानमंत्री बनती हैं जिनका नाम है शेख हसीना, जो आज भी हैं। और आपको ये बात नहीं पता होगी कि शेख हसीना, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर है शेख हसीना। ये बांग्लादेश के अंदर सिस्टम रहा कि कैसे कैसे बातचीत रही। देखिए, आर्मी के रूलर्स जब भी आएंगे, आम जनता पे प्रोटेस्ट होगा, आम जनता पे जो है जुल्म होगा। जियाउर रहमान ने जुल्म किया, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद ने किया, लेकिन इतना तो था कि ये लोग पाकिस्तान में वापस जाके नहीं मिले। आप देखिए, बांग्लादेश के ये जनरल्स भी इतने तो थे कि उनसे नहीं मिलना है, ये लोग नहीं गए। हालांकि बांग्लादेश के लोगों से आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखें, वो इंडिया से ज़्यादा प्रेफरेंस पाकिस्तान को दे रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, या इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री है। वो लोग ये भूल गए हैं कि अगर उस समय भारत ना होता तो आज वो शायद ये बोल नहीं पाते, वो उर्दू में बोल रहे होते ये बात। अब देखिए, भारत के साथ कैसे रिलेशन रहे बांग्लादेश के, कुछ अच्छे कुछ खराब, जीवन यही तो है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स एक बार देखो। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब आपने ये देखा, सिर्फ यही है, बुक में भी यही है। ये मैप पे हम आएंगे, आप देखिएगा कि जब प्रेजेंट करेंगे आप, तो आपने सिर्फ एक मैप एक्स्ट्रा बना करके, थोड़ा सा आपने मैप बनाया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश को आपने दिखाया। अब देखिए सर, जब आप ये दिखा देंगे तो आप अपने आप सबसे अलग हो जाएंगे। मैंने कहा था आपकी आंसर शीट लव लेटर जैसी दिखनी चाहिए, ऐसे ही दिखेगी। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वाटर की शेयरिंग को। अब देखिएगा,
आप इसको भी इसी में दिखा सकते हैं कि गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में और इधर से आकर के जो है एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर के कि भारत कितना रखेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के पास कितना जाएगा, तो गंगा के ऊपर तो अभी भी है, सॉरी ब्रह्मपुत्र वाले पे तो अभी भी है। गंगा वाटर्स को जो है शेयर करने के लिए एक ट्रीटी होती है, फरक्का ट्रीटी 1996 में। याद रखिए, इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान in 1960 and Farakka Waters Treaty was signed between India and Bangladesh in 1996 for sharing the water of river Ganga। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया एंड बांग्लादेश डिनायल। आप देखें कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं। असम में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, एनआरसी विरोध, समझ रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि 1971 वाले जो लोग हैं उनको क्यों इंक्लूड कर रहे हो आप, उनको मत इंक्लूड करो, वो बांग्लादेश से आए हैं, उनको वापस बांग्लादेश भेजो। बांग्लादेश से और भी इमिग्रेंट्स आते हैं, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, अनऑथोराइज्ड होते हैं, वो आ जाते हैं किसी तरह से स्मगल होके एक तरीके से, और वो भारत में कहीं ना कहीं अपने आप को बसा लेते हैं। सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या कहता है कि सारे सिटीजन्स का रिकॉर्ड है सरकार के पास, तुम कौन हो पता नहीं जी, चलो वापस। तो इस तरह की बात थी। बांग्लादेश कहता है कि ना जी, हमारे यहां से कोई नहीं आया। इंडिया कह रहा है कि आपके लोग हैं ये। बांग्लादेश डिनाई करता है, नो तुम ये सब डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। इंडिया सबूत दे रहा है कि सर आपके यहां का बंदा है। नो, इंडिया ने खुद बना लिया ये डॉक्यूमेंट। इलीगल इमिग्रेशन का इशू रहा। इलीगल इमिग्रेशन का इशू रोहिंग्याज को लेकर भी था। एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है और ये झूठ तो है नहीं। एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आईएसआई के ऊपर भी तो एलिगेशंस हैं। आज आप बांग्लादेश का माहौल देखेंगे, बांग्लादेश इज गेटिंग टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान। इन लोगों को इतना एहसान फरामोश, पाकिस्तान को हमसे नफरत रहने दो, इन लोगों को हमसे नफरत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश आईएसआई के कैंप्स यहां से हैं, यहां से बहुत सारे जो है टेररिस्ट इंडिया में आते हैं, उसमें लेकर के हैं। अब देखिएगा ये मैप किस लिए है, ट्रूप्स एंड नेचुरल गैस। ये जो रेड में मैंने दिखाया, देखिए ये जो है ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए ये रेड लाइन जो मैंने दिखाई कि इंडियन ट्रूप्स यहां बांग्लादेश की टेरिटरी का जो है थोड़ा सा प्रयोग करती और आसानी से यहां पहुंच जाती, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया। बांग्लादेश ने कहा ना, हम अपनी टेरिटरी यूज नहीं करने देंगे। अब इंडियंस को यहां से मूव करके और यहां से होकर के जाना पड़ता है, जो कि लंबा पड़ता है। ठीक है, ट्रूप्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहे इंडियन ट्रूप्स की। एक तकलीफ भी तो ये है ना कि हमने तुमको आजाद करवाया यार, हमने तुमको लिबरेट करवाया, तुम हमारी ट्रूप्स को सही से मूव नहीं करने दे रहे। आज तुम नहीं करने दे रहे, कल को इंडिया का वॉर होता है किसी के साथ तो तुम इंडिया के कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, तुम इंडिया के लिए एक जो है दर्द ही बनोगे उस समय भी। साथ ही साथ क्या ये, और इसके साथ जब इस चीज को जोड़ दिया जाए कि तुम आईएसआई को सपोर्ट कर रहे हो और इंडियन आर्मी को नहीं कर रहे, कितनी तकलीफ भरी बात है। दूसरी, नेचुरल गैस। देखिए म्यांमार से नेचुरल गैस लाए तो म्यांमार यहां है। अब म्यांमार से अगर आएगा नेचुरल गैस तो ये सीधा सीधा तरीका है कि यहां से और बांग्लादेश के थ्रू लाया जाए। अब बांग्लादेश ने इसको लाने के लिए मना कर दिया कि नो, यू कैन नॉट। और खुद का जो नेचुरल गैस है वो तो देने से मना कर ही दिया कि हम इंडिया को नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करेंगे और ना म्यांमार को करने देंगे। तो अब ये नेचुरल गैस कहां से लाना पड़ेगा? ये नेचुरल गैस भी इस रास्ते से लाना पड़ेगा या फिर पानी के थ्रू लाना पड़ेगा, जो कि लंबा पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये अब देखिएगा इसका कारण क्या है। बांग्लादेश के ये सब रवैया होने का कारण बांग्लादेश देता है कि हमारा ये कारण है। वो कारण क्या है? रीजनल बुली ओवर रिवर्स, कि इंडिया इज बिहेविंग लाइक रीजनल बुली। भाई साहब
थोड़ी देर के लिए इंडिया अगर इनको सपोर्ट करना बंद कर दे और ये चाइना को देखे तो इनको पता चलेगा रीजनल बुली क्या होता है। कहता है भारत तो बुली करता है रिवर वाटर की शेयरिंग पे। भाई बुली करना होता तो तुम्हारी हैसियत है क्या भारत को रोकने की कि तुम्हें ब्रह्मपुत्र का पानी वो दे? तुम रोक सकते हो क्या इंडिया को अगर इंडिया ने फरक्का वाटर ट्रीटी साइन ना की होती? नहीं करते। दूसरा, अनफेयर इन ट्रेड, ये इनके एलिगेशंस हैं। चितगांव हिल ट्रैक्ट्स में जो है आपने रिबिलियन करवाया, आपने बांग्लादेश के अंदर जो है आप बांग्लादेश को तोड़ना चाहते हैं, आप बांग्लादेश में तख्ता पलट करना चाहते हैं, भारत के फेवर की सरकार चाहते हैं, तो आपके ऊपर ये एलिगेशंस। फिर आप ये रिवोल्ट करवा के हमारी नेचुरल गैस लेना चाहते हैं, आप हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि बांग्लादेश आपको नेचुरल गैस दे। क्यों दे बे? हमारे पास पैसा है, हम कहीं और से ले लेंगे, तुम फ्री में तो दोगे नहीं। तो ये इनकी एलिगेशंस हैं। तो आप जब नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। फर्स्ट, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वाटर्स के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वाटर्स। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और आगे लिखना शुरू करेंगे कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव some dispute over the sharing of Ganga and Brahmaputra waters. However, the Farakka Treaty, the Farakka Waters Treaty of 1996 has resolved the issue of sharing of Ganga. Yet this any further decision, any further step is to be taken by both the governments over Brahmaputra water sharing. First हो गया। Second, illegal immigration to India and Bangladesh denial. India has produced a number of a number of illegal immigrants have come to India from Bangladesh, and even after showing the proofs, the Bangladesh government is consistently denying that those people do not belong to Bangladesh. Anti-Islamic fundamentalist groups, आप इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि several intelligence reports have confirmed it that Bangladesh has been a kind of supporting pillar, a launch pad, kind of a launch pad for anti-Indian Islamic fundamentalist groups, and the involvement of Pakistan's internal security intelligence ISI can be seen in Bangladesh also. Troops and natural gas, sir ये diagram, this diagram will enhance entire आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बदल जाएगी, पूरा मार्क्स देने का उस आदमी का नजरिया बदल जाएगा। दिस सिंगल डायग्राम। नाउ सम पॉजिटिव फैक्ट्स, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े हैं पिछले 10 सालों में, इसका एक कारण कनेक्टेड है, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। 1990 से आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, 2014 में आकर आपने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। आपकी पूर्व की ओर देखो और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है बांग्लादेश। आप बांग्लादेश के थ्रू आप जापान, कोरिया वगैरह इन सब में जाना चाहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो ऐसे इश्यूज हैं, देखिए मजाक नहीं है। आपको लगता होगा इन्वायरमेंट तो क्या ही है, डिजास्टर बहुत बड़ी चीज है। आप समझें, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में जब अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून, अब मैं कैसे समझाऊंगा आपको, आप ये समझिए कि सर्दियों की जब बारिश होती है, इतना समझिए बस, सर्दियों में जब बारिश होती है तो बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत सारे जो है तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, आप स्टॉर्म्स आते हैं, जो इंडिया की ये जो कोस्ट है, नदर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट, ये जो तमिलनाडु से ऊपर का पार्ट है इसको बोला जाता है एनसी, नदर्न सरकार, और नीचे का पार्ट जो है वो है कोरोमंडल कोस्ट। इन दोनों को हिट करते हैं, बहुत बैडली हिट करते हैं, आप देखेंगे सर्दियों में। तो बांग्लादेश भी तो यही है, बांग्लादेश को भी हिट करेंगे। तो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट भारत और बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है कि आप देखें डिजास्टर कितना बड़ा, ये कोई मजाक के स्टॉर्म्स थोड़ी है। आप हो सकता है ऐसी जगह पे हो जहां ये चीज ना आती हो, लेकिन जहां आती है उन लोगों से पूछिए। तो इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों के बीच में कोऑपरेशन का एक रीजन है। क्यों है, कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दोनों इस चीज को फेस कर रहे हैं। भाई ये बे ऑफ बंगाल है ना, यही तो है बे ऑफ बंगाल,
यहां से जब आएगा तो इंपैक्ट पड़ेगा ना। तीसरा है आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेट। ये हम सबके साथ कर रहे हैं कि ये देख लो कि कहां कहां दिक्कत है, पहले ही समस्याओं का निपटारा कर लो कि फिर दिक्कत ना आए, है ना। पहले ही हम सब अरेंजमेंट कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं होगा, ये काम ऐसे होगा, खाना तुम बनाओगी, बर्तन मैं धो दूंगा, कपड़े तुम धोओगी, प्रेस मैं कर दूंगा। तो ऐसे आप कॉमन जब बांट लेते हैं काम, तो ऐसा ही इन्होंने करने की कोशिश की। साथ ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स। एनक्लेव समझो, एनक्लेव्स मतलब कुछ पार्ट जमीन से रिलेटेड। एक खास जो आता है वो है बेरुबरी यूनियन। देखिए बेरुबाड़ी यूनियन जो है वो क्या है कि बांग्लादेश और भारत के यहां पर जो रीजन है, जब साइरिल रेडक्लिफ ने डूरंड रेखा से और इन सबको जब बांटा, क्या बोल रहा हूं मैं, डूरंड नहीं, रेडक्लिफ सॉरी, डूरंड तो भारत और अफगानिस्तान के पास, भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, दैट इज नोन एज डूरंड लाइन, एंड द लाइन बिटवीन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज रेडक्लिफ। पाकिस्तान उसको 24th पैरेलल बोलता है, वो पता नहीं क्या बोल रहे। अब बांग्लादेश में क्या हुआ कि एक उसने क्या किया था, साइरिल रेडक्लिफ ने क्या किया था, उसने किया मैप लिया, उसने 3 दिन में विभाजन किया, उसने मैप लिया, उसने कहा सारी पुलिस चौकियों को ड्रॉ कर दो। सारी पुलिस चौकियों को जब उसने कनेक्ट कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट में लिखना भूल गया एक पुलिस चौकी जो बेरुबाड़ी नामक एक जगह में थी, जिसका नंबर था नंबर 12 नंबर चौकी को वो लिखना भूल गया, और पाकिस्तानियों को एक मौका मिल गया कि ये हमारा है। भारत कह रहा है कि यार तुम पागल हो, तुम्हारा मैप ड्रॉ करके गया, ये हमारे पास है। तो ये था कि जमीन का कुछ हिस्सा, हमारा कुछ हिस्सा वहां था, वो हमें लेना था, कुछ हिस्सा इन्हें देना था, इस तरह की बात थी। कुछ पॉपुलेशन के ट्रांसफर से रिलेटेड बात थी कि वहां हमारे लोग रह गए, यहां ये लोग आपके पास आ रहे हैं, तो इनको ट्रांसफर करने की बात थी। तो जमीन से रिलेटेड विवाद था। बेरुबाड़ी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि क्या भारत जो है, एक केस चला कि क्या भारत की सरकार भारत का कोई भी हिस्सा किसी और को दे सकती है, किसी और देश को दे सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए वो किया जा सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें मत जाओ। सिंपल ये देख लो कि जमीन से रिलेटेड विवाद भी सुलझाए गए, उन्होंने हमें कुछ जमीन दी, हमने उनको कुछ जमीन दी, विवाद इस तरह से हमने सुलझाए, इतना ही देखना है। बांग्लादेश खत्म हो गया है आपका। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बांग्लादेश इतना ही है, खत्म। आपने फालतू की टेंशन ली, आप इसको पढ़ेंगे, सब आपके सामने क्लियर है। हाफ पेज सर, हाफ पेज। अब हम श्रीलंका का जो है केस उसको स्टडी करते हैं। देखिए श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिश से ही, और श्रीलंका के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी को लेकर के नहीं थी, वो प्रॉब्लम एथनिसिटी को लेकर के थी। श्रीलंका में क्या समस्या थी? एथनिक प्रॉब्लम थी। श्रीलंका की जो वहां पर डिवीजन हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था, वो था लैंग्वेज। वहां 2 तरह के लोग थे। 74% पॉपुलेशन सिनला स्पीकर्स की थी, यानी सिनला भाषा बोलने वाले लोगों की, और 18% तमिल भाषी लोग थे, तमिल भाषा बोलते थे। इन 18% में से 13% वो थे जो श्रीलंकन तमिल्स थे, और 5% वो थे जो इंडियन तमिल्स थे। अब इसका मतलब क्या है? श्रीलंकन तमिल्स मतलब वो मूल निवासी जो श्रीलंका के ही थे लेकिन तमिल भाषा बोलते थे। लेकिन 5% इंडियन तमिल्स का मतलब है कि वो तमिल भाषी लोग जिनके फोरफादर्स, उनके जो है माता पिता या उनके दादा वगैरह जो है वो भारत से यहाँ पर एक उस समय पर सिस्टम चलता था बॉन्डेड लेबर के रूप में लाए गए थे वो। ठीक है, ये 10th की एनसीईआरटी में है, इतना जरूरी नहीं है। बात ये होती है कि श्रीलंका जब आजाद होता है और वहां सरकार बनती है तो तमिल भाषी लोग ये जो है सिनला स्पीकर्स जो है ये ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ये लोग क्योंकि 74% है तो मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा है, तो ये ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो तमिल लोगों के खिलाफ होती है। ये सिनला ओनली एक्ट लाते हैं 1956 में, जिसमें सिनला को ही इन्होंने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सेम बांग्लादेश वाला केस हुआ यहां पर।
जहां उन्होंने उर्दू को कर दिया था। उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की कि सिंहला स्पीकर्स को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रेफरेंस दी जाती थी। ऐसे में तमिल लोगों में धीरे धीरे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब वो सिविल प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ा तो इन्होंने मिलिटेंसी को अपनाया और लिट्टे 1983 से लिट्टे ने इसकी जो है कमान संभाली। अब लिट्टे क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। तमिल एलाम, एलाम क्या है? सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक सेपरेट कंट्री। कहां पर? श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। हालांकि लिट्टे जो है 2009 में खत्म हो गया, लेकिन लिट्टे से क्वेश्चन आ जाता है कि लिट्टे की जो है उसकी फुल फॉर्म को लेकर के 1 मार्क्स में आ जाता है। और इलाम का क्वेश्चन जो बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि इलाम क्या है। लेकिन डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स श्रीलंका ने बहुत कुछ अचीव किया, और श्रीलंका ने जो अचीव किया उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहां एक समस्या थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। चाइना में भी आप देखेंगे, चाइना की जीडीपी 5 से 6% पे चल रही थी उनकी जीडीपी ग्रोथ, लेकिन 2 से 3% की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, इस वजह से देखिए, मान लीजिए पहले आपके यहां 4 लोग हैं, आपने 8 चीजें बनाई तो हर किसी के हाथ 2-2 आई, मान लेते हैं। अब मान लीजिए आपने यहां पर 12 चीजें बना दी तो 3-3 आ गई सबके। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, 8 हो गई, या पॉपुलेशन जो है 12 हो गई, तब क्या करेंगे आप? तब एक व्यक्ति के पास 1 ही आई, पहले 2 तो आ रही थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जीडीपी ग्रोथ है और ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो जीडीपी ग्रोथ से पॉपुलेशन ग्रोथ कम रहनी चाहिए, बहुत कम रहनी चाहिए। ऐसी समस्याएं डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं। तो यहां पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्होंने कंट्रोल किया। लिबरलाइजेशन, आपको बता दूं साउथ एशिया की फर्स्ट कंट्री जिसने लिबरलाइजेशन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट कंट्री अमंग साउथ एशियन कंट्रीज टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, श्रीलंका। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से ईयर में इसने लिबरलाइज की थी अपनी इकोनॉमी को। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत हाई रही है इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि लिबरलाइजेशन सबसे पहले कर दिया तो उसके फायदे इन्होंने बहुत उठाए। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए एचडीआई की रैंकिंग्स आती हैं, एचडीआई रैंकिंग में भारत श्रीलंका से बहुत पीछे। आप देखेंगे श्रीलंका की रैंकिंग 76 है और आप इंडिया की रैंकिंग देखेंगे 130 है। तो आप देखिए ना, श्रीलंका आपसे छोटा है, आपसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि व्यक्ति यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो आपके पास है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास है, उनके ऊपर काम करना, उनको डेवलप करना। कैसे? एजुकेशन से, हेल्थ से, स्किल्स से, एक्सपर्टीज से। इस तरह की चीजें जब आप उनमें डालेंगे तब उनका डेवलपमेंट होता है। और देखिएगा, ये तो एक बात है कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच आज तक श्रीलंका डेमोक्रेसी रहा है। भारत के साथ रिलेशंस श्रीलंका के बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो देखिएगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है, इसमें सीधे चलना है। 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया। देखिए, जब तमिल लोगों के ऊपर दमन होने लगा, तमिल लोगों का जब वहां पर एक तरीके से इनके साथ गलत होने लगा, तो इंडिया में जो तमिल्स थे और जो तमिलनाडु था स्टेट, उसकी तरफ से बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि आप कुछ कीजिए, व्हाट यू आर डूइंग फॉर आवर तमिल ब्रदर्स। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई तो थी लिट्टे और श्रीलंका की सरकार के बीच में समझौता करवाने, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि इंडिया की फोर्स और लिट्टे के बीच में फाइट हो गया। पहला नुकसान तो ये कि हम करने गए थे शांति और लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। दूसरा, श्रीलंका के लोगों को लगा कि हमारा इंटरनल अफेयर है, व्हाई इंडिया इज इंटरफेयरिंग इन आवर इंटरनल मैटर्स। तो उन लोगों ने भी इंडिया को एक रिसेंटमेंट की नजर से, एक जो है आलोचना की नजर से देखा। 1989 में जो है वापस बुला लिया गया आईपीकेएफ को। इनका जो मिशन था वो फेल हो गया था, शांति स्थापित नहीं कर पाए। उसके बाद 1991 में जो तमिलनाडु में हुआ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, इसमें लिट्टे का रोल था। ठीक है जी।
पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। अब यहां जब आए ना, वापस आ गए, उसके बाद से पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट, यानी कि हम श्रीलंका के अफेयर्स में नहीं आएंगे भाई। श्रीलंका के लोगों को हम लिट्टे से बचाने गए और वही ये लोग कहते हैं, वही लोग क्या कह रहे हैं कि आप हमारे यहां क्यों आए हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो मरो, हमें क्या दिक्कत है। तो वो पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट को फॉलो करते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है। दिसंबर 19, ये कुछ पॉजिटिव बातें भी है कि दिसंबर 1998 में आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फ्री ट्रेड में आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज हट जाती हैं। मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की आ रही थी और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आपने 2 रुपए लगा दी तो 12 की हो गई, लेकिन अब आपने ये ड्यूटीज रिमूव कर दी तो 10 की चीज 10 में ही मिल रही है। साथ ही साथ पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन, 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आई और उस सुनामी में इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उससे उभर पाना श्रीलंका के लिए अकेले के लिए बहुत मुश्किल था। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट उनको किया उस समय और पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में मदद की। हमने नेपाल की भी मदद की, जब नेपाल में 2015 में एक बहुत भयानक जो है अर्थक्वेक आया, तब भी। श्रीलंका के साथ हमारा ये रिलेशन वाला जो सिस्टम है ये इतना ही है। हम नेपाल, भूटान और मालदीव्स को देखते हैं।